हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्राइवेट एजुकेशन सेंटर में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो आज की इस वीडियो में मैं ये वाला पॉइंट को क्लियर करूँगा, ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा यहाँ नीचे में कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी दिए, इसको भी मैं आपको कराऊँगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। और हम लोग इस चैप्टर के लास्ट आखिरी में आ गए हैं। एक दो क्लास के बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर उसके आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर जाएंगे। किस प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उसका मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोला है। पीएच मान किसी भी पदार्थ की अम्लता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीएच मान के थ्रू किस प्रकार से किसी पदार्थ की यानी कि या किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का पता लगाया जाता है। मैं आपको प्रयोग भी करके बताया था। यदि आपने अभी तक से वो वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बोला है हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट पीएच होता है, और इन पीएच के अनुसार ही हमारे शरीर की जैविक रासायनिक क्रियाएं संचालित होती हैं। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो दैनिक जीवन में पीएच अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाचन की प्रक्रिया में पीएच का महत्व, ठीक है, यानी कि पाचन की क्रिया में किस प्रकार से पीएच का महत्व है उसको हम लोग समझेंगे। तो बस बोला है हमारा अमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, ठीक है, यानी कि हमारा अमाशय जो होता है हमारे बॉडी का, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक, भोजन खाते हैं, वो जिस थैले में जाता है, ठीक है, उसी को अमाशय बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो अमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिसका काम रहता है भोजन को पचाने का, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोले हैं। यह अमाशय को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। यानी कि कभी कभी होता क्या है कि जब अपच होता है यानी खाना डाइजेस्ट ढंग से होता नहीं है ठीक से, तो जो हमारे अमाशय में जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, इसका जो क्या है अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, जिसके कारण हमें खट्टे डकार आता है, पेट में जलन का अनुभव होता है और दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है, ठीक है। जैसे इस स्थिति में, इस सिचुएशन में यदि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको प्रति अम्ल यानी कि एंटासिड देते हैं, यानी कि कुछ टेबलेट देते हैं या फिर खाने का सोडा भी देने का सलाह दिया जाता है, ठीक, जिसे आप खा के यानी कि तुरंत उसमें राहत आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को बोला है यानी कि अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है, ठीक है। दुर्बल क्षार में वही सब खाने का सोडा आता है, ठीक है। और एंटासाइड यानी कि प्रति अम्ल का कुछ टेबलेट्स भी आते हैं जो हमारे जो जलन और दर्द में राहत देने का काम करता है, ठीक है। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं, ठीक है। यानी कि देखते हैं रक्त का पीएच में किस प्रकार से हमारे जैविक प्रक्रिया में सहायता करता है। हमारे रक्त का पीएच मान 6.8 से 7.8 तक होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि रक्त यानी कि हमारा जो ब्लड है, खून है, उसका पीएच मान 6.8 से 7.8 तक होता है, ठीक है। तो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो हमारे जो दैनिक जीवन की प्रक्रिया यानी कि स्वस्थ मनुष्य के लिए इतना पीएच मान क्या है, उपयुक्त है, ठीक है। इतना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच रक्त, प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है, ठीक है। यदि हमारे जो ब्लड है उसका पीएच मान 6.8 से 7.8 तक का रहेगा तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला यानी कि रक्त में जो मौजूदा क्या रहता है, प्लाज्मा और सीरम जो रहता है उसका संतुलन बना रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि बोला है उदाहरण के लिए, अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए रक्त का पीएच इन स्तर में कम या अम्लीय नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, हमारे जो हीमोग्लोबिन रहते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो रहता है वो अम्लीय माध्यम में उसकी जो आकृति है वो बदल जाती है, यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारे जो ब्लड के यानी कि जो हीमोग्लोबिन रहता है जो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल सा रचना रहता है वो किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। जब वो डैमेज रहता है तो यानी कि जब हमारे शरीर में अम्लीय का माध्यम बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसका जो आकृति है, ठीक है, इसकी आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाता है। जब ब्लड का पीएच मान जो है 6.8 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि अम्लीय माध्यम हो जाते हैं, तो इसकी आकृति क्या हो जाती है, बदलने लगती है या बदल जाती है, ठीक है। इसलिए रक्त का पीएच मान
इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 6.8 से 7.8 के बीच तक ही ब्लड का पीएच मान रहना चाहिए। यदि इससे कम होता है तो हमें कई प्रकार की परेशानी देखने को मिल सकता है। इसी को बोला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट बोला है लार का पीएच मान। ठीक है, लार हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, या से बनता है। ठीक है, जो इनेमल जो होता है वो हमारे दांत का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, जिसको इनेमल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे जो दाढ़ा का दांत रहते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। ठीक है, हमारे जो दांत का इनेमल जो रहते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यदि आपको पूछेगा कि किससे बना होता है हमारे दांत का इनेमल, तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। दांत तो घुलेंगे नहीं पानी में, यानी कितना इसका क्या रहता है, कठोर रहता है। ठीक है, जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़ना प्रारंभ होती है। यानी कि इससे हमारा पुष्टि यह होता है कि हमारे जो लार का नॉर्मल पीएच मान जो रहता है वो 5.5 रहता है, यानी कि 5.5 रहता है। यदि इससे कम होता है, ठीक है, यानी कि पीएच मान इससे कम होता है तो हमारे दांत का क्या हो जाता है, सड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका उपाय के लिए क्या है, इसे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों को क्षारीय दंतमंजन से साफ करना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मतलब कि रेगुलर क्या करो, ब्रश घिसा करो, यानी कि जो टूथपेस्ट रहता है वो क्या रहता है, उसमें क्षार मिला रहता है। ठीक है, तो हमारे जो जब आप लोग क्या करेंगे, दंतमंजन से आप दांत को साफ नहीं करोगे तो जो पीएच जो मार रहेगा लार का, ठीक है, वो और कम होते जाएगा, जिससे हमारे दांत क्या हो जाएगा, सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसलिए आप भी रेगुलर दांत का अच्छे से सफाई करना, फिर दांत सड़ सकता है आपका भी। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है पीएच और पौधे व जंतुओं की आत्मरक्षा। ठीक है, यहाँ पर बोला है कुछ पौधे जैसे बिच्छू पौधे। ठीक है, बिच्छू पौधे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी को बिच्छू पौधे बोलते हैं। जो इसमें क्या रेशेदार रहते हैं, जब इसको क्या करोगे, टच करोगे, छुओगे तो आपके जो क्या है त्वचा में क्या हो जाएगा, जलन होना या खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को बिच्छू पौधा बोलते हैं। ठीक है, कुछ पौधे जैसे बिच्छू पौधे में बारीक एवं चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इसके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फार्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, इससे पौधे खाए जाने से बच जाता है। ठीक है, यानी कि जो बिच्छू पौधे होते हैं, जब इसको कोई जानवर, ठीक है, जीव जंतु इसको जब खाने के लिए आएगा या फिर हम लोग भी इसके संपर्क में आएंगे, इसको छुएंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, तो इसमें जो ये रेशेदार रहता है, ठीक है, इसमें जो रेशेदार रहता है वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, चुभ जाते हैं और हमारे बॉडी में चुभ कर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे हमें जलन का और दर्द का क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, पौधा जो है वो खाए जाने से बच जाता है, यानी कि कोई जानवर इसको खाने के लिए आएगा तो उसको नहीं खा पाते। ठीक है, मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करता है, यानी कि मधुमक्खी जो रहता है उसके भी डंक में फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, उसी का क्या कर देता है, स्राव कर देता है जब वो काटता है तो। ठीक है, जिसके कारण भी दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। इस प्रकार पौधे व जंतु अपनी रक्षा करते हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में यानी पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि मधुमक्खी जब डंक मारती है, ठीक है, तो इससे किस प्रकार से बचाव किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, चूँकि मधुमक्खी के जो डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जब वो हमारी त्वचा को काटता है तो उस जगह पर फार्मिक एसिड को छोड़ देता है, जिससे वो जगह में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, जलन होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो उसके उपाय के लिए, तो उससे बचने के लिए, यानी कि दर्द से बचने के लिए उपाय के लिए हमें कुछ सारी चीज़ें जैसे कि साबुन वगैरह लगाने से राहत मिलता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होता है जिसका पीएच मान 5 से 8 पाया जाता है, यानी कि फसल का अच्छा खासा उत्पादन के लिए जो हमारी मिट्टी होता है उसका जो पीएच मान आपका 5 से 8 तक होना अनिवार्य है। ठीक है, 5 से 8 तक यदि उसका पीएच मान है तो उसमें अच्छा फसल का पैदावार होगा। ठीक है, मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित होने लगता है। ठीक है, यानी कि जो पीएच मान रहता है इससे 5 से 8 के बीच में रहेगा तब तो ठीक है। ठीक है, यदि इससे मिट्टी का पीएच मान इस स्तर से ज़्यादा या कम होता है तो फसल का उत्पादन क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, तो इससे प्रभावित न हो इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारी मिट्टी का जो पैदावार के लिए जो है मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 5 से 8 होना चाहिए। ठीक है, यदि इससे कम होता है तो फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है और प्रभावित होने से बचने के लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद, राख या चूना डाला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रेजिया का जो फूल है वो मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार अपना रंग प्रदर्शित करते हैं। जब मिट्टी अम्लीय होते हैं, ठीक है, अम्लीय होते हैं तब यह नीले रंग तथा जब मिट्टी हल्की क्षारी हो तो गुलाबी रंग प्रदर्शित करती हैं।
ठीक है, यानी कि हाइड्रेजिया का एक फूल है, ठीक है, जो अम्लीय माध्यम में, यानी कि जब मिट्टी, ये हाइड्रेजिया का फूल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। तो जब मिट्टी जो रहेगा अम्लीय रहेगा, ठीक है, यानी कि उसका जो पीएच मान रहेगा 7 से कम रहेगा, तो उसका जो फूल का कलर रहेगा वो नीला रहेगा, ठीक है। और यदि इसका जो पीएच मान है क्या रहेगा, 7 रहेगा, 7 से अधिक रहेगा, यानी कि क्षारीय रहेगा, तो उसका जो कलर रहेगा गुलाबी रंग का होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दैनिक जीवन में पीएच का महत्व यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और यहाँ बस वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, क्योंकि इसका नॉलेज आप सभी को रखना बेहद ही ज़रूरी है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं? अगर हाँ तो यह विलयन क्षारीय क्यों होते हैं? ठीक है, देखो क्षारीय विलयन में अधिकतर OH- आयन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पास बोला है अगर हाँ, यानी कि होता है, ठीक है, सही बात है कि क्षारीय विलयन में भी H+ आयन होते हैं, ठीक है। तो क्यों होता है इसको मैं आपको बताता हूँ, और वह विलयन क्षार क्यों कहलाते हैं इसको भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या क्षार है, वो जल में घुले, तो वो क्या होता है, जल में टूटकर Na+ और OH- यानी माइनस आयन, यानी कि वो क्या देता है, OH- आयन देते हैं। तो यहाँ पर वो H+ आयन कैसे देंगे, चूँकि जो हमारा जो जल रहता है, ठीक है, तो जल का फार्मूला क्या रहता है, H2O होता है, ठीक है। तो जो जल है वो आपस में टूटकर, ठीक है, जो जल है वो आपस में टूटकर OH- और H+ आयन देते हैं, ठीक है, स्व आयन यानी कि खुद टूटकर, ठीक है, यानी कि आपस OH- और H+ यानी कि दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, H2O यानी कि जल बनाएगा। तो जो जल में जो जल है वो आपस में टूट कर क्या बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी मात्रा में H+ आयन देते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम किसी क्षारीय चीज़ को जल में घोलेंगे तो क्षार तो अपना अलग से क्रिया करेगा ही, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो वो Na+ OH- आयन में टूटेगा ही, साथ में जो जल भी है वह जल भी उसी प्रकार से टूटता है, ठीक है, अपने आयन में, यानी कि OH- आयन और H+ आयन में, ठीक है। क्योंकि H+ आयन की मात्रा इतना कम रहता है, ठीक है, इतना कम रहता है कि वह कम रहता है कि जो विलयन रहता है उसे अम्लीय होने नहीं देता, वह विलयन क्या रहता है, क्षार ही रहता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पास अगला है आपका, आपके पास 2 जलीय विलयन A एवं B है, ठीक है। विलयन A का pH मान 6 एवं विलयन B का pH मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है? देखो आपको अम्ल और क्षार पहचानने के लिए तरीका बताया था pH पैमाना के थ्रू, ठीक है। तो pH पैमाना में होता क्या है, जब कोई विलयन क्या रहता है, उदासीन रहता है तो उसका pH मान 7 होता है। जैसे ही उसका pH मान 7 से कम होता है, यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है, तो वो क्या रहता है, अम्लीय होते जाता है, ठीक है। और 7 से अधिक होता है तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर जो विलयन A दिया है, ठीक है, तो विलयन A का pH मान यहाँ पर कितना बोला है, 6। तो चूँकि यह क्या है 7 से कम है, यानी कि जो विलयन A है वो क्या अम्लीय है, और जो विलयन B का pH मान जो है 8 है, यानी कि 7 से अधिक है तो ये क्या है, क्षारीय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, यानी कि A जो विलयन है वो क्या है, अम्लीय है, और B जो है वो क्या है, क्षारीय है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक रहेगा, यानी कि जो अम्लीय विलयन रहते हैं उसमें H+ आयन अधिक मात्रा में रहता है, यानी कि विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक रहेगा, ठीक है। और कौन सी विलयन में अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है, ये तो आपको पता चल ही गया है, यानी A वाला जो है वो अम्लीय है और B वाला जो विलयन वो क्या क्षारीय है, ठीक है। यहाँ पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं एक ही साथ में समझा दूंगा, तीसरा और चौथा को। यहाँ पर बोला है जूली ने जब 5 विलयन यानी कि A, B, C, D व E की सार्वत्रिक सूचक से जांच की, तब pH मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 एवं 6 प्राप्त हुई। इस आधार पर बताइए कि कौन सा विलयन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है और उदासीन है, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर बोला है क्योंकि रिलेट किया गया है ना, प्रश्न 3 से रिलेट किया गया है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर 5 विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला है। तो चलो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो 5 विलयन है, यानी कि A, B, C, D, E है, ठीक है, उसका pH मान क्रमशः 9, 7, 1, 13 और 6, यानी कि A का जो pH मान 9 है, B का 7 है, C का 1 है, D का 13 है और E का क्या है, 6 है। तो आओ आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा आप समझ लो कि जो हमारा जो pH का जो है कैसे पहचान करेंगे कि प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो जो pH के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूँगा। यदि किसी विलयन जो क्या रहेगा, प्रबल अम्ल रहेगा, ठीक है, तो इसका pH मान जो रहेगा 3 से कम रहेगा, यानी कि 2 रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, प्रबल अम्ल रहेगा। और दुर्बल अम्ल में क्या रहेगा, कोई विलयन का, ठीक है, या किसी चीज़ का, कोई पदार्थ का जो pH मान रहेगा यदि 3 से 6 के बीच में रहेगा, यानी कि 3, 4, 5, 6, तो वह क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। और
तटस्थ यानी कि उदासीन का पीएच मान क्या रहता है 7 रहता है। और इसी प्रकार दुर्बल क्षार का पीएच मान 8 से 11 के बीच में होता है, ठीक है। और प्रबल क्षार का जो पीएच मान रहता है वह 11 से अधिक होते हैं, यानी कि 12, 13, 14 तक जाता है प्रबल क्षार, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, A B C D E, तो ए का पीएच मान 9 दिया था, बी का 7, सी का 1, डी का 13 और ई का 6। यहाँ बस हम इसके आधार पर हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए का पीएच मान कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है, तो वह क्या कहलाएगा दुर्बल क्षार कहलाएगा, क्योंकि दुर्बल क्षार का पीएच मान 8 से 11 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा दुर्बल क्षार कहलाएगा। इसी प्रकार से जो बी है, बी का पीएच मान 7 है, तो 7 है तो वह इसलिए वह क्या है उदासीन रहेगा। और सी का पीएच मान क्या है 1 है, तो 1 क्या है प्रबल अम्ल है, ठीक। प्रबल अम्ल जो रहता है उसका पीएच मान 3 से क्या रहता है कम रहता है, यानी कि 2 और 1 के बीच में यदि रहता है तो उसका जो पीएच मान तो वह जो क्या रहेगा प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा, ठीक है। और डी में आपको दिया था उसका पीएच मान 13, जो कि क्या है प्रबल क्षार है। यहाँ पर प्रबल क्षार जो है उसका पीएच मान 11 से क्या होना चाहिए अधिक, तो 11 से अधिक है, यानी कि यहाँ पर 14 है, सॉरी यहाँ पर 13 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा डी वाला जो है प्रबल क्षार हो जाएगा। और ई वाला का पीएच मान दिया है आपको 6, तो इसलिए यह दुर्बल अम्ल कहलाएगा, चूँकि यहाँ पर दुर्बल अम्ल 3 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई का जो है पीएच मान 6 है, तो इसलिए दुर्बल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन के बढ़ते क्रम इसको जमाने के लिए बोला है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यानी जो सबसे अधिक क्षारी है वो पहले आएगा, तो यहाँ पर डी पहले आएगा, फिर ए का 9 आएगा, ठीक है। यानी कि इसको कम यानी क्षार यानी ज़्यादा से कम, यानी कि यहाँ पर 13 को पहले ले लेंगे, 9 को फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 7 को, ठीक है, फिर 6 को फिर 1 को। इस प्रकार से इसको आप लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना अगला टॉपिक लेकर। वैसे भी हमारा जो आज का तो हमारा जो ये वाला जो चैप्टर है समाप्त होने के कगार पे आ गया है। हमारा बचा है इंपॉर्टेंट टॉपिक अम्ल वर्षा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ बस आपके अभ्यास के प्रश्न में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है उसको मैं पहले मौखिक तरीके से ऐसे समझा दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा, फिर आपको सभी का नोट्स भी आपको दिया जाएगा और नोट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।